हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 82 विश्वामित्र। इस वीडियो में मैं आपको ऋषि विश्वामित्र के जन्म से लेकर उनके ब्रह्म ऋषि बनने की पूरी स्टोरी बताऊंगी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो पृथु अवतार में मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन की थी कि जिसमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने अंश अवतार धारण करके पृथु और आर्ची के रूप में जन्म लिया था और इन दोनों ने गंगा और यमुना नदी के संगम स्थान पर एक राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम प्रयाग रखा गया था। तो त्रेता युग में इस प्रयाग राज्य के जो राजा थे उनका नाम था गाधी कौशिक और ये जो राजा थे ये प्रजापति दक्ष के दामाद ऋषि कुशाशव के वंशज थे। राजा गाधी कौशिक की पत्नी थी जिनका नाम यशावती था और उनकी एक ही पुत्री थी जिनका नाम सत्यवती था। अब जो ये राजा गाधी थे ना, वैसे तो ये काफ़ी अच्छे से अपना राज्य संभालते थे, लेकिन इनके अंदर बस एक ही गलत आदत थी कि ये अपने आप को सबसे बेस्ट समझते थे और बाकी के लोगों को अपने से छोटा समझते थे, अपने से कम समझते थे। एक बार क्या हुआ कि एक ऋचिक नामक एक ऋषि थे जो गंगा यमुना के संगम स्थान पर एक यज्ञ करने आए। अब ये जो ऋषि ऋचिक थे ना, ये ऋषि भृगु के पुत्र थे और ये अभी यंग एज के थे, लेकिन ये काफ़ी इन्होंने काफ़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो वो जब यज्ञ करने के लिए प्रयाग राज्य में आए तो उन्होंने सबसे पहले राजा के पास गए। जैसे कि आज के समय में अगर कुछ ऑर्गेनाइज किसी जगह पर कोई ऑर्गेनाइज करना पड़ता है तो पहले जो है अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है ना, उसी प्रकार से जो ऋचिक थे वो राजा के दरबार में गए और उन्होंने राजा से परमिशन ली कि भाई मैं यहाँ पर यज्ञ करना चाहता हूँ क्योंकि ये करना पड़ता है। तो जो राजा गाधी थे उन्होंने देखा कि ये तो काफ़ी यंग ऋषि दिख रहे हैं और इनको ज़्यादा कुछ आता भी नहीं होगा, ऐसा उन्होंने अपने मन में सोच लिया। तो वो ऋषि ऋचिक को थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा परेशान करने लगे, टीस करने लगे। तो उन्होंने ऋषि ऋचिक से कहा कि अगर आपको यज्ञ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे राज्य में यज्ञ कर रहे हैं तो आपको वो यज्ञ करने के लिए जो है फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरी ज़मीन पे यज्ञ करेंगे, मेरे राज्य में यज्ञ करेंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी मुझे। अब ये सुन करके ऋषि ऋचिक ने बोला कि हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं आपके राज्य में आकर के आपकी ज़मीन पर बैठ कर के यज्ञ करूँगा तो मुझे फ़ीस तो देनी पड़ेगी। तो आप बताइए कि मैं आपको क्या फ़ीस दूँ। तो राजा ने कहा कि मुझे बहुत ही ताकतवर और तेज गति से चलने वाले 1000 सफ़ेद घोड़े चाहिए जिनकी पूरी बॉडी सफ़ेद हो, लेकिन सिर्फ कान जो है वो काले रंग के होने चाहिए। अब जो है ऋषि ऋचिक ने बोला ठीक है, उन्होंने बहुत ही आराम से बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और ऋषि ऋचिक जो है वो राजा के साथ में जहाँ पर उन्हें यज्ञ करना था उस स्थान पे गए। वो गंगा यमुना नदी के संगम का जो स्थान था उस स्थान पे गए। उन्होंने क्या किया, ऋषि ने अपने कमंडल से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया, एक मंत्र पढ़ा और उन्होंने जो नदी थी उसके जल में डाला और थोड़ी देर में उस नदी में से बहुत ही बड़े बड़े ताकतवर और जैसा कि राजा ने कहा था वाइट कलर के घोड़े जिनके सिर्फ कान ब्लैक कलर के थे वो निकलने लगे और एक के बाद एक पूरे 1000 घोड़े निकल करके राजा के सामने खड़े हो गए। अब राजा तो यहाँ बुरी तरीके से घबरा गए थे, क्योंकि वो तो है ना ऋषि को बस चिढ़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे। उन्हें तो लगा था कि ये ऋषि को ज़्यादा कुछ आता नहीं होगा, पर ये तो ऋषि तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष निकल गए। अब जो है ऋषि ऋचिक ने क्या किया, वो 1000 घोड़े राजा को दे दिए और अपना यज्ञ शुरू कर दिया। अब राजा जो है वो बेचारे घबरा के बस वहीं खड़े रहे कि बाप रे, उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, एक सिद्ध पुरुष को उन्होंने मजाक कर लिया ये। पर वो चुपचाप खड़े रहे जब तक उनका यज्ञ खत्म नहीं होता। जब उनका ऋषि का यज्ञ खत्म हुआ और वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे तो राजा गाधी कौशिक उनके सामने आए और उनसे हाथ जोड़कर उनसे मतलब माफ़ी मांगने लग गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो ऐसा कहना नहीं चाहता था, आप तो इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मैं तो बस ऐसे मजाक में बोल रहा था। तो ऋषि ऋचिक ने बोला कि आप माफ़ी मत मांगे, मुझे आपकी किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आया। एक्चुअली तो आपने मेरी हेल्प कर दी कि क्योंकि देखो मैं ऋषि हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक यज्ञ करने आया था। अब है ना, अगर आप मुझसे फ़ीस नहीं लेते और मुझे फ्री में यहाँ यज्ञ करने देते तो इस यज्ञ का जो पुण्य रहता, जो आशीर्वाद रहता देवताओं का, जो पुण्य फल मिलता वो मुझे
50% आपके पास जाता और 50% मेरे साथ रहता, क्योंकि मैंने यज्ञ किया तो 50% मेरे साथ, और आपने आपका राज्य में मुझे यज्ञ करने दिया इसलिए 50% आपके साथ। लेकिन आपने मुझसे फीस ले ली, तो फीस लेने से ये फ़ायदा हुआ मुझे कि मैंने जो यज्ञ किया तो इस यज्ञ का पुण्य और सारा आशीर्वाद 100% मेरे पास रहा, आपको कुछ भी नहीं मिला। अब ये सुन कर के तो जो राजा गाधी कौशिक थे वो तो और ज़्यादा, मतलब बोलते ना कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, वो और ज़्यादा पछताने लग गए कि अरे यार, एक तो इतने सिद्ध पुरुष को मैंने नाराज़ कर दिया, ऊपर से उनका जो उनके द्वारा किया गया यज्ञ का पुण्य फल भी मुझे नहीं मिला। मतलब मैंने क्यों ऐसे ही हरकत की, उन्हें अपने आप पे बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा कि अरे यार क्यों कर दिया मैंने ऐसा ये। तो राजा गाधी कौशिक ने जो है, उन्होंने ऋषि ऋचिक से कहा कि अगर आप वाकई में मुझसे नाराज़ नहीं हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ऋषि ने कहा कि बताइए क्या रिक्वेस्ट है आपकी। तो राजा गाधी ने कहा कि मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ और आप इस विवाह के लिए हाँ कर दीजिए। तो ऋषि ऋचिक ने हाँ कर दी। तो राजा गाधी कौशिक ने उसी स्थान पर ब्रह्म विवाह पद्धति से अपनी बेटी सत्यवती का विवाह जो है ऋषि ऋचिक से कर दिया। अब ब्रह्म विवाह पद्धति क्या होती है, तो उसमें जो लड़की का पिता रहता है ना, वो अपनी बेटी को कंप्लीटली दुल्हन की तरह तैयार करवा के और बहुत सारे धन और आभूषण जो रहते हैं ना, सोने के आभूषण पहना के और काफ़ी सारा जो धन रहता है वो लेकर के अपनी बेटी को धन समेत ऋषि को दान में दे देते हैं। और ये जो होता है इसे ब्रह्म विवाह पद्धति कहते हैं। इससे ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। अब जो है ये सब कुछ एकदम सत्यवती के लिए ये सब कुछ एकदम सडनली हुआ, क्योंकि एक ही दिन में उसका विवाह हो गया। अब ऋषि ऋचिक जो थे वो विवाह करके अपनी पत्नी को लेकर के अपने निवास स्थान पर आ गए। अब ऋषि ऋचिक के निवास स्थान की बात करें हम, तो ऋषि ऋचिक जो थे वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो जाना पावा हिल्स है, जहाँ जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, तो उन जाना पावा की पहाड़ियों पर उनका आश्रम था। और उस समय में मध्य प्रदेश को महिष्मती कहा जाता था। यस, ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि ये तो बाहुबली मूवी का महिष्मती है, लेकिन बाहुबली मूवी में जो महिष्मती राज्य का नाम लिया गया था वो एक फिक्शन था, वो एक काल्पनिक कहानी थी, उसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं था। लेकिन त्रेता युग में पूरे मध्य प्रदेश के स्थान को महिष्मती कहा जाता था, तो इस महिष्मती का बाहुबली मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो उस स्थान पे, और ये जो जाना पावा हिल्स है ये इंदौर में आज भी स्थित है, और यहाँ पर ये एक पिकनिक स्पॉट है और लोग काफ़ी जाते हैं, और वहाँ पर उन ऋषि का आश्रम आज भी है। तो उस स्थान पर जो है ऋषि अपनी पत्नी को लेकर आए। अब जो सत्यवती थी वो काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि सत्यवती की शादी, जो एक राजा की बेटी थी जो राजकुमारियों की तरह महल में रहती थी, उसकी शादी एक ब्राह्मण से हो गई थी। तो सत्यवती को लग रहा था कि पता नहीं अब उसकी लाइफ कैसे होगी। लेकिन जब वो ऋषि के साथ उनके आश्रम में पहुंची, तो उनका आश्रम, क्योंकि बेसिकली जितने भी ब्राह्मण होते थे ना, उन सबका गुरुकुल हुआ करता था, और जो बहुत से जो उनके शिष्य रहते थे वो वहाँ पे शिक्षा के लिए आया करते थे। तो वो जो ऋषि के आश्रम में गई, तो वो आश्रम जो था वो बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही कंफर्टेबल था। और जैसे हम बताते हैं ना ऋषियों के जो आश्रम रहते हैं, तो ये आश्रम कोई है ना ऐसे मतलब अनकंफर्टेबल नहीं रहते थे, क्योंकि ऋषियों जो रहते थे वो काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान लोग रहते थे। तो इनके आश्रम जो रहते थे ना, ये आश्रम बहुत ही पीसफुल रहते थे और बहुत ही कंफर्टेबल रहते थे। वहाँ पर सब चीज़ की व्यवस्थाएं रहती थी, वो ऐसे परेशानियों में नहीं जीते थे। तो यहाँ पर जो सत्यवती को काफ़ी कंफर्टेबल लगा आश्रम में, और आश्रम में ऋषि के अलावा बहुत सारे लोग थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, और भी जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की पत्नियाँ भी थी। मतलब वो ब्राह्मण कोई अकेले नहीं रहते थे, और भी ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग रहते थे और उनकी पत्नियाँ भी रहती थी। तो इन सभी लोगों ने सत्यवती को बहुत ही प्यार से वेलकम किया, और सभी लोगों ने सत्यवती के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव किया। और सत्यवती के ऊपर कोई भी काम का प्रेशर या कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान का प्रेशर नहीं रहता था। सब लोग मिलजुल के सहयोग करते थे, हंसी मजाक का माहौल रहता था, और आश्रम में शुद्ध और सात्विक खाना बनता था। तो ये सारा माहौल जो था ना, वो एक सत्यवती के लिए बहुत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि जो वो राजा के महल में थी, तो राजा के महल में बहुत सारे उनके दास दासी रहते थे, लेकिन वो सब राजा के डर से काम करते थे। पर यहाँ पे जितने भी लोग उनके काम करते थे, सपोर्ट करते थे, वो सब प्रेम से करते थे, एक फैमिली एटमॉस्फेयर से करते थे, और सभी लोग
जो है आपस में बहुत मिलजुल के हंसी मजाक करते हुए रहते थे। तो सत्यवती जो थी वो बहुत जल्दी उस आश्रम में कंफर्टेबल हो गई, और जो ऋषि ऋचिक थे उन्होंने भी जो सत्यवती को बहुत ही अच्छे से एक फ्रेंड फ्रेंड की तरह ट्रीट करा, और उनके साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रखा। और ऐसे ही समय बीतता गया, और ऐसे समय बीतते बीतते 2 से 3 साल हो गए। अब जब 2-3 साल हो गए तो ऋषि ऋचिक ने सत्यवती से कहा कि अब हमें अपने पुत्र को जन्म देने के बारे में विचार करना चाहिए। अब जो है सत्यवती जो थी वो शादी के बाद जैसे ससुराल में तो रहती थी, पर बीच-बीच में मायके भी जाया करती थी अपनी माता-पिता से मिलने के लिए। तो जब वो मायके गई तो सत्यवती ने अपनी माँ यशावती से कहा कि अब ऋषि जो है, अब हमारी शादी को 2-3 साल हो गए हैं, तो अब हम अपनी पुत्र को जन्म देने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो यशावती ने कहा सत्यवती से कि देखो, तुम्हारे पति जो हैं वो तो बहुत ही सिद्ध पुरुष है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई भाई तो है नहीं। तो अपने पति से कहो कि जिस तरीके से तुम अपने पुत्र का विचार कर रहे हो, वैसे मुझे भी कुछ आशीर्वाद दे दे, कि जिससे मुझे भी एक पुत्र हो जाए। और अगर मुझे पुत्र हो जाएगा तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा कि तुम्हारा एक सगा भाई रहेगा, तो हमेशा के लिए तुम अपने मायके के लिए आना-जाना भी तुम्हारा रहेगा, क्योंकि कल को जब अगर हमें कुछ हो गया तो फिर हमारे राज्य को तो कोई उत्तराधिकारी ही नहीं रहेगा। तो तुम जा कर के जो है अपने पति से रिक्वेस्ट करो कि मुझे भी पुत्र प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय करें। तो सत्यवती ने कहा कि ठीक है, मैं जा कर के अपने पति से इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो ये स्टोरी अभी यहीं एंड करते हैं। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे की कहानी जानने के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट का मैं बताऊँगी, जिसके पार्ट 2 में इसके कहानी एक्सप्लेन की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।